आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार मूवी। इसकी कहानी आपको जरूर पसंद आएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत इंडिया की हिस्ट्री को दिखाते हुए होती है, जहां ब्रिटिशों का राज खत्म होने की कगार पर था, जहां पूरी तरफ इंडिया में खुशियां फैली हुई थी। देश के सभी लोग राजाओं के बलिदान को याद कर रहे थे। पूरे देश में टॉर्चर का समय खत्म हो चुका था। इसके बावजूद भी कई जगह ऐसी थी जहां के लोग नर्क में जी रहे थे। इसमें से एक शहर हैदराबाद भी है। हैदराबाद में कई सालों से निजामों का राज चला आ रहा था। जिस टाइम छठवें निजाम महमूद अली खान जब हैदराबाद पर राज कर रहे होते हैं, तब तक तो हैदराबाद में सब कुछ ठीक ठाक था। सभी लोगों को अपने अपने धर्म को फॉलो करने का मौका मिल रहा था, जहां सभी लोग अपने संस्कृति को खुले आम मना रहे होते हैं। मगर हैदराबाद के लोगों के लिए ये खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। जब महबूब अली खान की मौत हुई, उसके बाद निजाम उस्मान अली खान ने हैदराबाद की बागडोर अपने हाथों में ली। निजाम उस्मान अली खान खुद को अल्लाह का सेवक मानता था। उसे ऐसा लगता था कि उसे इस्लाम की सेवा के लिए धरती पर भेजा गया है। जहां उस्मान के मन में सिर्फ यही था कि हैदराबाद में सिर्फ इस्लामियत फैली रहे। उस्मान अली खान ने इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए एक फौज बनाई जिसका नाम रजाकार था, और इस फौज का हेड कासिम रजवी होता है, जो कि बहुत ही खतरनाक वहशी दरिंदा है। कासिम की सजा बहुत ही खतरनाक होती थी। कासिम ने हर जगह धार्मिक स्थलों को तोड़ फोड़ कर मस्जिदें बना डाली। लगभग 12,000 से अधिक हिंदुओं को उसने मुस्लिम बना डाला जबरदस्ती। इसी के साथ निजाम ने भी हिंदू स्थलों के नाम मुस्लिम स्थलों पर रख दिए। मूवी की शुरुआत में हमने देखा था जहां कुछ हिंदू लोग निजाम और ब्रिटिशों के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, क्योंकि अभी तक ब्रिटिशर्स पूरी तरह से भारत से गए नहीं थे। इसी के साथ वहां कासिम भी आ धमका। कासिम वहां के लोगों को घसीटते हुए एक पेड़ से लटका देता है। उस भयानक नजारे को देखकर लोगों की रूह कांप जाती थी। इसके बाद हम एक ब्रिटिश ऑफिसर को निजाम से मिलते हुए देखते हैं। ये ब्रिटिश ऑफिसर निजाम से कहता है कि सरदार पटेल जी ने आपको यानी कि हैदराबाद को भी भारत में जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। जहां जवाब में निजाम कहता है कि ऐसा ही प्रस्ताव हमें पाकिस्तान से भी आया है, मैंने अभी तक इस बारे में सोचा नहीं है। साथ ही निजाम कहता है कि आगे चल के हैदराबाद एक इस्लामिक देश बनेगा और इसका नाम तुर्किस्तान होगा। इसके बाद कहानी में हम देखते हैं कि पूरे देश को आजादी मिल चुकी है, जहां पूरे भारत में तिरंगे को लहराया जा रहा है। मगर हैदराबाद में तो कुछ और ही चल रहा होता है। जहां एक आदमी जब तिरंगे को लहराने की कोशिश करता है, तो उस आदमी को मारते हुए उसके सिर को वहीं गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। और वहां कहा जाता है कि हैदराबाद भारत का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एक अलग ही स्वतंत्र देश है। आगे कहानी में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखते हैं, जो पूरे भारत को खुशियां मनाते हुए देखकर बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि भारत आजाद हो चुका था। तभी सरदार पटेल का सलाहकार उनके पास आता है। वो सरदार पटेल को बताता है कि हैदराबाद के निजाम ने हैदराबाद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है, साथ ही उसे भारत में मिलाने से भी मना कर दिया है। जहां सरदार पटेल कहते हैं कि हैदराबाद में लगभग 90% हिंदू रहते हैं। अगर वो इस्लामिक राष्ट्र बन गया तो ये तो हमारे भारत के लिए खतरा होगा, कि ऐसा ही पाकिस्तान बनाते समय हुआ था। भारत का हिसाब देते हुए हमने पाकिस्तान तो बना दिया, लेकिन अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। इधर हैदराबाद का निजाम भी ये बात समझ चुका था कि हैदराबाद में रह रहे हिंदू तो कभी न कभी तो भारत से जुड़ने की बात जरूर करेंगे। इसके लिए वे बगावत भी कर सकते हैं। इसी कारण से निजाम लोगों पर टॉर्चर करना शुरू कर देता है। वो ऑर्डर देता है कि सभी जगह मस्जिद बनाना शुरू कर दी जाए। हर घर पर इस्लामिक झंडा होना चाहिए। साथ ही हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी सभी भाषाओं को खत्म कर दिया जाए। लोग सिर्फ अरबी और उर्दू भाषा ही बोलेंगे। इसके बाद कासिम रजाकार यानी कि उनकी फौज के साथ एक गांव पहुंचता है, जहां वो एक बरगद के नीचे एक मास्टर को बच्चों को तमिल या तेलुगु सिखाते हुए देखता है। ये देखकर कासिम उस टीचर को वहीं मारने लगता है। उन्हीं बच्चों में से एक बच्चे को मारकर उसके खून से बोर्ड पर उर्दू लिखने लगता है। इसके बाद कासिम उस टीचर को और दर्दनाक तरीके से पीटता है। साथ ही वहाँ के सारे बच्चों को दर्दनाक तरीके से मार डालता है। कुछ बच्चे पेड़ पर चढ़ जाते हैं, उन्हें पेड़ से गिराकर मार डाला।
तो बच्चे भागते हुए अपनी जान बचा रहे थे, उन्हें भी बड़े बड़े पत्थरों से कुचल डाला, कुछ को पानी में डुबो डुबो कर मार डाला और गांव में यह कह दिया कि यहाँ सिर्फ एक ही भाषा सिखाई जाएगी, वो है उर्दू। ये टॉर्चर सिर्फ जिंदा लोगों के लिए नहीं था बल्कि अजन्मे बच्चों के लिए भी था, जहाँ एक माँ अपने बच्चे को खुद से ही मार डालती है क्योंकि उसको एक बेटी पैदा हुई थी और उस माँ को याद होता है कि ये लोग बेटियों के साथ कितना घिनौना काम करते हैं। हैरानी की बात तो कहानी में तब हुई जब एक रजाकार बच्चा होने पर उसकी माँ से टैक्स लेने आता है। हाँ, उसकी माँ कहती है कि मेरा बच्चा जिंदा ही नहीं है, फिर भी वो रजाकार टैक्स मांगता है। इन सारे अत्याचारों की कहानी सरदार वल्लभ भाई पटेल तक पहुंच रही थी। पटेल साहब कहते हैं कि ये हम नहीं सहन कर सकते। वे अपने सलाहकार से कहते हैं कि अगले 3 महीने में हैदराबाद को भारत में कैसे भी करके मिलाना होगा। इसके बाद हम हैदराबाद के एक गांव में इलामा नाम की एक महिला को देखते हैं। इलामा अपनी की हुई खेती में निजामों को फ्री में हिस्सा देने से मना कर देती है क्योंकि उस खेती में पूरी मेहनत इलामा ने की थी। जहाँ निजाम के आदमी इलामा को मारने जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर नरसिम्हा रेड्डी आ जाता है और उस महिला को बचा लेता है। साथ ही नरसिम्हा निजाम के जमींदार को भी मारता है। हालांकि नरसिम्हा रेड्डी भी निजाम के अंडर ही काम करता है, मगर उसे गरीबों पर हो रहे अत्याचार बिल्कुल पसंद नहीं। अब जमींदार जब ये बात कासिम को बताता है तो कासिम पुलिस की हेल्प से नरसिम्हा रेड्डी और उसके साथ वाले लोगों को पकड़ लेता है। नरसिम्हा रेड्डी और उसके लोगों को कासिम बुरी तरह टॉर्चर करता है और उन्हें बीचों बीच गांव में खड़ा कर कर कहता है। कासिम कहता है कि इस नरसिम्हा रेड्डी ने यही कहा था ना कि यहाँ से 60 किलोमीटर दूर जिसकी भी हेल्प की आवाज में सुनूंगा उसकी हेल्प करने जरूर जाऊंगा। क्या हो अगर नरसिम्हा सुनना ही बंद कर दे। इसके बाद कासिम नरसिम्हा रेड्डी के कानों में पत्थर डालकर उन्हें बहरा करवा देता है। ऐसा करने के बाद नरसिम्हा रेड्डी वहीं मारा जाता है। इसके बाद इलामा के साथ जो लोग भी खेती कर रहे थे उन्हें भी पेड़ से उल्टा लटका दिया जाता है और फिर नीचे से भूसे में आग लगाकर उन सभी लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। इन सब का यही मतलब था कि निजाम लोगों को यही बताना चाहता था कि अगर कोई भी उसके खिलाफ गया तो उसका यही अंजाम होगा। हैदराबाद में जो अत्याचार लोगों पर हो रहे थे, पटेल जी को उनके बारे में सब कुछ जानकारी मिल रही थी। अब वल्लभ भाई पटेल सोचते हैं कि उन्हें जवाहरलाल नेहरू से बात करके इस समस्या का हल निकालना ही होगा। दूसरी तरफ हमें कहानी में एक और टॉर्चर का भयानक रूप दिखाया जाता है, जहां रजाकार एक गांव में घुसते हैं, जहां वे सारे हिंदुओं को मुस्लिम बन जाने के लिए कहते हैं, जहां रजाकार लोगों से कहते हैं कि अगर मुसलमान बन गए तो खुशी से रहोगे, तुम सबको नौकरियां मिल जाएंगी, तुम सभी की जिंदगियां संवर जाएंगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हर दिन एक आदमी की मौत होगी और हर घंटे में एक औरत की इज्जत लूटी जाएगी। न कहकर एक रजाकार वहां खड़ी एक औरत के कपड़े खींचने लगता है और उन्हीं सभी लोगों के सामने उस महिला की इज्जत उतार देता है। साथ ही ये लोग वहाँ के बच्चों को मारना शुरू कर देते हैं। मर्दों को भी बुरी तरह टॉर्चर किया जाता है। एक तरह से गांव वालों को इन रजाकारों ने नर्क के दर्शन करा दिए होते हैं। इसके बाद कई लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया जाता है, बाकी लोगों को कल तक का समय दिया जाता है ताकि वो खुद आकर खुद को मुस्लिम बनाने के लिए एक्सेप्ट कर लें। जाते हुए रजाकार गांव वालों की गाय भी अपने साथ ले जाते हैं कि वे उन गायों को मारकर उनका मांस खा लें। इसी गांव में कुछ पहलवान हिंदू हुआ करते थे। उन्हें ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती। जिन लोगों को जबरदस्ती मुस्लिम बना दिया गया था, ये पहलवान लोग मिलकर उन्हें वापस हिंदू बनाते हैं। अब अगले दिन रजाकार फिर आ जाता है और वो ये सब देखता है तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। अब रजाकार ये सोचना बंद कर देते हैं कि इन्हें मुसलमान बनाएं, बल्कि ये उन्हें मारने लगते हैं। वे किसी को आग लगाकर मार डालते हैं तो किसी को गोलियों से भून देते हैं। पूरे गांव वालों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। कहानी में आगे सभी हिंदुओं को एक साथ करने के लिए एक बड़े टावर के सामने कई सारे हिंदू पंडित पूजा हवन करने लगते हैं ताकि सभी हिंदू हिंदू ही रहें, खुद को अलग अलग धर्म में ना बांटे। जैसे ही रजाकारों को वहाँ का पता चलता है, वहाँ भी कत्ले आम मचा दी जाती है। ये सभी बातें सरदार पटेल को पता चल रही थी और अब ये सब चीजें बर्दाश्त के बाहर थी। अब वल्लभ भाई पटेल नेहरू जी के पास हेल्प मांगने के लिए जाते हैं ताकि इंडियन आर्मी हैदराबाद को भारत में मिला पाए।
और ये सारे अत्याचार खत्म हो जाए। मगर नेहरू जी तो हैदराबाद पर हमला करने से मना कर देते हैं। चाचा नेहरू कहते हैं कि हैदराबाद निजाम के अंडर में है और ये उनकी राय है कि वो भारत में मिलना चाहते हैं या नहीं। अगर हमने जबरदस्ती की तो पाकिस्तान जैसा ही हाल यहाँ हो जाएगा। रही बात टॉर्चर की, तो ये तो कहीं सुनी बातें हैं, इसका कोई ऑफिशियल प्रमाण नहीं है कि वहाँ टॉर्चर किया जा रहा है। चाचा नेहरू की ऐसी बातें सुनकर सरदार वल्लभ भाई पटेल नाराज हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वल्लभ भाई के सलाहकार के पास एक आदमी आता है। उस आदमी ने अपनी आंखों से हैदराबाद के हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को अपनी आंखों से देखा था। वो आदमी ऐसा ही एक भयानक टॉर्चर बताते हुए कहता है कि उस रात बहुत सारे हिंदू औरतें और मर्द त्योहार मना रहे होते हैं कि तभी वहाँ रजाकार पहुँच गए। पल भर में ही वहाँ सभी महिलाओं के मर्दों को उन रजाकारों ने मार डाला। के बाद उन महिलाओं के कपड़े उतरवा दिए जाते हैं, फिर उन्हें बिना कपड़ों के नाचने के लिए कहा गया। कुछ देर तक तो उन औरतों ने ऐसा ही किया, लेकिन जब रजाकार वहां से जाने लगे तो उन्होंने उन महिलाओं को सूखे घास के ढेर में पटक कर उस घास में आग लगा दी। जहाँ सारी औरतें आग में लिपटी हुई खुद की जान बचाते हुए भाग रही थी, लेकिन अंत में सभी दर्दनाक मौत मारी गई। ये सुनकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के सलाहकार को अपने कानों पर यकीन नहीं होता कि क्या इतना खतरनाक मंजर चल रहा है। गुस्से में चीख पड़ते हैं, कहते हैं क्या उन रजाकारों को इंसान और जानवर में फर्क नहीं नजर आता कि इंसानों के साथ जानवरों से भी बदतर बर्ताव किया जा रहा है? क्या उनमें इंसानियत नहीं बची? ये लोग भी यहाँ बेचैन हो गए थे। वे सोचते हैं कि हम कितने मजबूर हो गए हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहाँ से कोई ऑफिशियल खबर नहीं आ रही। इसका यही कारण है कि हैदराबाद के सभी न्यूज़पेपर्स निजाम के अंडर में हैं, इसीलिए वो उन न्यूज़पेपर्स में कुछ भी नहीं लिखने देता। आगे हम एक और हैवानियत का नज़ारा देखते हैं, जहाँ गांव में एक बच्ची अभी अभी मैच्योर हुई थी, जहाँ उसे पीरियड्स आए हुए थे, जहाँ देश में कई जगहों पर लड़कियों के फर्स्ट पीरियड को सेलिब्रेट भी किया जाता है। इसी रीज़न से उस बच्ची के घर वाले उसके पीरियड्स को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि तभी उनके घर पर एक रज़ाकार आ जाता है और वो उस बच्ची को उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। ये कहता है कि अब ये बच्ची बच्ची नहीं रही। यहाँ सभी गांव वाले उस रज़ाकार से बच्ची को बचाने की कोशिश करते हैं। रज़ाकार जब नहीं सुनता तो गांव वाले मिलकर उस रज़ाकार को बुरी तरह से मारते हैं। रज़ाकार भागते हुए कहता है कि मैं कुछ ही देर में इस गांव को राख कर डालूंगा। थोड़ी ही देर में कासिम ढेर सारे रज़ाकारों के साथ गांव पहुंच जाता है और वो उस गांव के सभी मर्दों को मार डालता है और वो गांव में कहता है कि अब यहाँ की औरतों के पति तो मारे जा चुके हैं। रज़ाकारों से कहता है कि अब ये औरतें तुम्हारी ही पत्नियां हैं, आओ तुम्हें जो करना है कर लो इनके साथ। इसके बाद इन महिलाओं पर फिर से अत्याचार होता है और जिस बच्ची के लिए ये सब कुछ हुआ है उसे भी ये लोग अपने साथ कैद करके ले जाते हैं। ऐसे ही जो भी घटनाएं पूरे हैदराबाद में हो रही थी, एक पत्रकार अपने न्यूज़पेपर में छाप देता है। के बाद ये न्यूज़पेपर हैदराबाद से बाहर कई जगहों पर पहुंच जाता है। इस वजह से अब देश के सभी लोगों को हिंदुओं पर हो रहे टॉर्चर के बारे में पता चल जाता है। साथ ही ये न्यूज़पेपर सरदार पटेल के पास भी पहुंच जाता है। अब उनके पास एक प्रॉपर प्रूफ मिल जाता है कि हैदराबाद में कैसा घिनौना काम चल रहा है। इधर कासिम को उस न्यूज़पेपर के बारे में जैसे ही पता चलता है, वो वहाँ रह रहे सभी मुसलमानों को इकट्ठा करता है और उन्हें भड़काने वाली बातें कहने लगता है। वो कहता है कि हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं तो हमारे साथ तो रहते हैं, लेकिन वे हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं और हमारे निजाम के खिलाफ गलत लिख रहे हैं। उन्हें वे लोग हमें जल्द से जल्द उन लोगों को खत्म करना होगा। तो निजाम के खिलाफ न्यूज़पेपर में छाप रहे हैं। ये बातें सुनकर कई रज़ाकार गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और वे उस पत्रकार के पास पहुंच जाते हैं जिसने निजाम के खिलाफ लिखा था। हालांकि वो पत्रकार तो खुद मुस्लिम ही था। वो उन रज़ाकारों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन समझाया तो इंसानों को जाता है, जानवरों को नहीं। अब यहाँ ये रज़ाकार पहले तो इस पत्रकार के हाथ काट डालते हैं, से भी उनका मन नहीं भरता, साथ ही वे उसका गला भी काट देते हैं। साथ ही उस पत्रकार की फैमिली वालों को भी इसी तरह मार दिया जाता है कि वो भी कभी कुछ ऐसा लिखने की हिम्मत न कर पाए। ये सब कुछ देखकर तीन हिंदू भाई एक प्लान बनाते हैं। अगर उन्हें इस टॉर्चर को खत्म करना है तो उन्हें निजाम को खत्म करना होगा।
तीनों भाई कई दिनों से प्लानिंग कर रहे होते हैं और खुद को मुसलमान के भेष में बदल लेते हैं कि वो निजाम के करीब जा सके। जैसे ही एक दिन इन तीनों को मौका मिलता है, इनमें से एक निजाम के ऊपर बम फेंकता है। इन बम तो बिल्कुल सही जगह पर नहीं गिरता। निजाम बच निकलता है। वहाँ खड़े सभी मुस्लिम लोग देख लेते हैं कि बम किसने फेंका था। इसके बाद ये सभी लोग उस आदमी को मारने लगते हैं और ये आदमी इस हमले में पकड़ा जाता है, जहाँ उसके 2 हिंदू भाई बच जाते हैं। इसके बाद उन हिंदू भाइयों में से जो पकड़ा गया उसे कासिम के पास ले जाया जाता है। हाँ, कासिम उसे कई घंटों तक बुरी तरह टॉर्चर करता है, मारता है और उसके कपड़े उतार दिए जाते हैं। ये पता किया जाता है कि आखिर ये आदमी है कौन। उन्हें पता चलता है कि असल में ये हिंदू है। अब बहुत बुरी तरह मारा जाने की वजह से उस हिंदू भाई को प्यास लग रही थी। के बाद ये सभी लोग एक मटके में सूसू करके उस आदमी को जबरदस्ती पिला देते हैं और उसके बाद उसे गला काटकर मार दिया जाता है। कासिम समझ चुका था कि हिंदू अब शांत नहीं रहने वाले और वे किसी भी वक्त बड़ी बगावत कर देंगे। इसी बात की चेतावनी कासिम निजाम को देता है। कासिम कहता है कि हमें जंग के लिए अभी से तैयारी करनी होगी। इसके बाद निजाम पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए देता है और वहाँ के लीडर से अपने रिश्ते बना लेता है, ताकि अगर फ्यूचर में कभी हैदराबाद पर हमला हुआ तो पाकिस्तान दूसरी तरफ से भारत पर हमला कर देगा। साथ ही निजाम अपने रजाकारों के लिए बहुत सारे हथियार भी मंगवा लेता है और एक पोर्ट भी खरीद लेता है ताकि उसके हथियार आने में कोई दिक्कत ना हो। इसी तरह से निजाम भारत की सेना से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है कि निजाम को भी इस बात का अंदाजा था कि अगर भारत की सेना ने उस पर हमला किया तो वो उसके आगे टिक नहीं पाएगा। इसी वजह से कासिम पटेल से मिलने जाता है। कासिम सरदार पटेल से कहता है कि हम अलग देश बनाकर रहना चाहते हैं, कृपा करके तुम हमारे बीच में मत आइएगा। सरदार पटेल कासिम से कहते हैं कि तुम्हारे राज्य के अंदर इस देश के कई लोग रहते हैं, सिर्फ तुम्हारे कहने से हैदराबाद तुम्हारा नहीं हो जाएगा। साथ ही भारत के खिलाफ तुम लोग बगावत कर रहे हो, हमें सब कुछ पता चल रहा है। पाकिस्तान को तुमने हमारे खिलाफ खड़ा करने के लिए बहुत पैसे खिलाए हैं, ये बात भी हमें पता चल गई है। कासिम गुस्से में सरदार पटेल से कहता है, अगर तुमने हैदराबाद पर हमला करने की कोशिश की तो हैदराबाद में रह रहे 2 करोड़ हिंदुओं को हम रातों रात मार डालेंगे, समझे। अब सरदार पटेल कासिम से कहते हैं कि परिवार तो तुम्हारा भी है, तुम्हारे निजाम का भी है, तुम्हारा क्या होगा। कासिम गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पटेल जी नेहरू जी को मनाने की कोशिश करते हैं। उनका कहना था कि हैदराबाद पर हमला किया जाए, पर नेहरू जी तो कुछ अलग ही बात कर रहे थे। उनका कहना था कि भारत देश ने कभी किसी पर पहला हमला नहीं किया। पटेल नेहरू से कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम इंतजार करते रहें कि पहले कोई हमला करे। बहुत ज्यादा सोचने समझने के बाद नेहरू जी भी हैदराबाद पर हमला करने के लिए मान जाते हैं और उसी रात इंडियन आर्मी को बुलाया जाता है और हैदराबाद पर हमला करने की प्लानिंग की जाती है। जैसे ही ये बात रजाकारों को पता चलती है तो वो अपने सारे साथियों के साथ हिंदुओं को मारने के लिए निकल जाता है। अब तो हिंदुओं में भी डर खत्म हो चुका था। अब हैदराबाद के सारे हिंदू रजाकार के खिलाफ एक साथ खड़े हो चुके थे, जहाँ कई हजारों रजाकार मारे जाते हैं। हिंदुओं को इस टॉर्चर से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई देने लगता है। दूसरी तरफ अगले दिन ही इंडियन आर्मी हैदराबाद में घुस जाती है। जहाँ जहाँ रजाकार इंडियन आर्मी पर हमला करने के लिए छुपे हुए थे, इंडियन आर्मी उन्हें मारना शुरू कर देती है। जहाँ हैदराबाद के हिंदू भी आर्मी की हेल्प करते हैं। कुछ ही घंटों में रजाकार मारे जाते हैं। साथ ही निजाम को भी अपना अंत सामने नजर आता है। निजाम पाकिस्तान से हेल्प मांगता है। वो कहता है कि अब तुम भारत पर हमला करो। जो पाकिस्तान भारत का नहीं हुआ वो हैदराबाद का कैसे हो सकता है भला। पाकिस्तान भारत पर हमला करने से मना कर देता है, कुछ बहाना बनाकर बात को टाल देता है। इधर इंडियन आर्मी सभी रजाकारों को मार डालती है। यहाँ ढेरों मुसलमान भी रजाकारों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अंत में निजाम को भारत सरकार के आगे झुकना ही पड़ता है और अब खुद की शान बचाने के लिए निजाम रेडियो पर लाइव आता है और उसे मजबूरन कहना पड़ता है कि अब से हैदराबाद भारत का हिस्सा होगा और यहाँ भारत सरकार का ही राज होगा। ये बात सुनते ही पूरे भारत देश में खुशी का माहौल फैल जाता है। भारत पूरी तरह से एक हो चुका है। सभी लोग सरदार पटेल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही आज हैदराबाद भारत का हिस्सा है।
इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। ये हिस्टोरिकल कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।